नमस्कार दोस्तों। आज हम कारक प्रकरण पढ़ने वाले हैं। एक हमारे YouTube के मित्र हैं, उनका कमेंट आया था कि सर आप कारक प्रकरण पर क्लास आरंभ करें। तो आज हम कारक प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। देखिए, कारक प्रकरण को पढ़ने से पूर्व हमको कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्रातिपदिक क्या है, प्रातिपदिक किसे कहते हैं, और धातु क्या है। तो ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। तो प्रातिपदिक और धातुओं के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। जैसे आप बोलते हैं जाना, खाना, पढ़ना, सोना, तो ये सारी जो है क्रियाएं होती हैं, और इन्हीं क्रियावाचक शब्दों को व्यक्त करने के लिए पठ, लिख, भू, दृश्य, जागृ, स्वप, ये आदि जो है धातुओं को हम प्रयोग करते हैं इन क्रियाओं को जो है व्यक्त करने के लिए। तो इन क्रियाओं को जो व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं धातुओं को, इन धातुओं के अतिरिक्त जो शेष बच जाता है उसी का क्या नाम है, उसी सार्थक शब्द का नाम है प्रातिपदिक। शब्द दो प्रकार के हो गए, एक प्रातिपदिक शब्द और दूसरा है धातु शब्द। देखिए, शब्द जो है संसार में कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक प्रातिपदिक हो गया और दूसरा जो है धातुजन्य हो गया। ठीक है ना। तो क्रियाओं से जो शेष सारे शब्द बचते हैं, जो सार्थक शब्द होते हैं संसार के, उन्हीं का क्या नाम है, प्रातिपदिक। उन्हें हम क्या कह देते हैं, प्रातिपदिक कह देते हैं। धातुएं क्या हैं, जैसे जाना, लिखना, पढ़ना, ये आदि क्रियावाचक शब्दों को जो व्यक्त करते हैं उन्हीं को धातु कहते हैं। और इन्हीं धातुओं की जो है किससे, भूवादयो धातुवा, भूवादयो धातुवा इत्यनेन सूत्रेण धातु संज्ञा भवति। तो भूवादयो धातुवा इस सूत्र से क्या हो जाती है, इन्हीं की धातु संज्ञा हो जाती है। इनको क्या कहा जाता है, संज्ञा माने नाम, इन्हीं को धातु कहा जाता है। इनको जो लिखना, पढ़ना, जाना, खेलना, सोना आदि शब्दों को व्यक्त करते हैं। प्रातिपदिक क्या है, तो प्रातिपदिक इन धातुओं से जो शेष बच जाता है, जितने शब्द संसार में क्या हो जाएं, धातुओं से जो शेष बच जाएं, उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है। तो जैसे पुस्तक, मोबाइल, पंखा, घड़ी इत्यादि जितने भी संसार के सार्थक शब्द हैं, उनमें अर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि निरर्थक हो। संसार के सार्थक शब्द और क्या हो, धातु ना हो, धातु से परे हो, धातु को छोड़ करके वो सारे शब्द क्या कहे जाएंगे, आपके प्रातिपदिक कहे जाएंगे। इन्हीं प्रातिपदिक शब्दों की जो है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद धातु अर प्रत्यय, धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। और एक सूत्र है कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च। ठीक है। इन दो सूत्रों से क्या हो जाती है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो देखा आपने कि संसार में दो प्रकार के ही मात्र शब्द हैं, एक धातु शब्द और दूसरे प्रातिपदिक शब्द। तो भ्वादयो धातुवा, इन सूत्रों से इनकी धातु संज्ञा होती है धातु शब्दों की, और कृतद्धित समासाश्च और अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र के माध्यम से इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो हमारे दो प्रकार के शब्दों को आपने जान लिया कि संसार में दो प्रकार के
शब्द होते हैं। अब देखिए ये जो प्रातिपदिक है, यहां से इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं। ठीक, प्रातिपदिक को आप सीधे ये भी कह सकते हैं कि एक जो है नाम है। ठीक है ना, नाम। प्रातिपदिक मतलब नाम। तो यहां पर प्रश्न ये हो सकता है कि प्रातिपदिक के अर्थ कितने होते हैं, प्रातिपदिक के कितने अर्थ होते हैं। ठीक, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रातिपदिक के भाई 5 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है जाति, दूसरा अर्थ है आपका व्यक्ति, तीसरा अर्थ है आपका लिंग, चौथा अर्थ है संख्या, और पांचवा अर्थ है कारक। ठीक, तो प्रातिपदिक के कितने अर्थ हो गए, प्रातिपदिक के 5 अर्थ हो गए। जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक। तो कभी भी प्रश्न आए कि प्रातिपदिक के कितने अर्थ होंगे, 1, 2, 4 या 5, तो आप हमेशा टिक करिए 5। प्रातिपदिक के 5 अर्थ होते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है प्रातिपदिक के अर्थ में सम्मिलित नहीं है जाति, व्यक्ति, लिंग अथवा संज्ञा। तो भाई संज्ञा सम्मिलित नहीं, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक तो है लेकिन संज्ञा नहीं है। तो जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक, यह प्रातिपदिक के क्या है, 5 अर्थ कहे गए हैं। ठीक, ये प्रातिपदिक के अर्थ हैं। अब देखिए हमने प्रातिपदिक का अर्थ आपको बता दिया। अब जानिए धातु का क्या अर्थ होता है। ठीक, धातु का क्या अर्थ है, तो धातु के जो है 2 अर्थ होते हैं। जिसे प्रातिपदिक के जो है 5 अर्थ थे ना, तो धातु के यहाँ पर 2 अर्थ हैं। ठीक, नंबर 1 व्यापार और नंबर दूसरा आपका फल। तो आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि धातु के कितने अर्थ है, तो धातु के 2 अर्थ हैं। पहला है व्यापार और दूसरा है फल। इसी प्रकार से यदि प्रातिपदिक के अर्थ पूछा जाए तो प्रातिपदिक के 5 अर्थ होते हैं, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक। और धातु के 2 अर्थ होते हैं, व्यापार और फल। ये जो व्यापार होता है तो ये सब किस में निहित होता है, ये कर्ता में निहित होता है। ठीक है ना, व्यापार कहाँ निहित होता है, व्यापार कर्ता में होता है। व्यापार का यदि आप सरल भाषा में अर्थ समझे तो व्यापार का मतलब काम। ठीक है ना, तो कर्ता जो काम करता है उसी को क्या कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है। और कर्ता जो काम करता है, काम करने वाला जो काम करता है, उससे हमें क्या प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, तो फल जो हमको प्राप्त होता है तो कैसे प्राप्त होता है, काम करने के बाद। किसके काम करने के बाद, कर्ता के काम करने के बाद। तो फल की प्राप्ति हमको व्यापार से होती है। ठीक है ना, तो फल कैसे प्राप्त होता है हमको, फल हमको व्यापार से प्राप्त होता है, मतलब काम से प्राप्त होता है। काम कौन करता है, तो कर्ता करता है। तो इस प्रकार से आपने जाना प्रातिपदिक के अर्थ। प्रातिपदिक के प्रातिपदिक का अर्थ कितने हुए, तो ये 5 अर्थ हो गए।
और आपने जाना धातु के अर्थ, ठीक है ना। तो धातु के अर्थ कितने हो गए? 2 हो गए। व्यापार और फल, ये धातु के 2 अर्थ हो गए। और जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक, ये आपके किसके अर्थ हो गए? प्रातिपदिक के अर्थ। तो अब आगे आइए विषय को बढ़ाते हैं। अब जानते हैं हम विवक्षा और अविवक्षा। ठीक, विवक्षा और अविवक्षा। विवक्षा क्या है और अविवक्षा क्या है? ये टर्म आपको हर जगह मिलेगा। ये दोनों विवक्षा शब्द और अविवक्षा शब्द पूरे कारक में मिलने वाले हैं। तो विवक्षा माने वक्ता की बोलने की इच्छा, बोलने की इच्छा, ठीक है ना, बोलने की इच्छा। ये क्या है? विवक्षा। किसकी बोलने की इच्छा? तो वक्ता की बोलने की इच्छा, ठीक है। वक्ता के बोलने की इच्छा को क्या कहते हैं? विवक्षा कहते हैं। और वक्ता जिसके स्थान पर दूसरी चीज बोल दिया, तो जिसके स्थान पर बोल दिया वो क्या है? अविवक्षा हो गई। अविवक्षा, ये अविवक्षा हो गई, जिसको नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है ना। उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट होगा। तो विवक्षा माने बोलने वाले की इच्छा, वक्ता की बोलने की इच्छा को क्या कहा जाता है? विवक्षा कहा जाता है। और वक्ता जिसको नहीं बोलना चाहता वो अविवक्षा कही जाती है। तो भाई अब जानिए विवक्षा विवक्षा उदाहरण से। तो जैसे रामः, ठीक है, रामः बालकम, रामः बालकम स्मरति, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? राम बालक को स्मरण करते हैं। तो यहाँ बालकम में जो है कर्म कारक का प्रयोग हुआ, द्वितीय विभक्ति लगी है। राम जो है कर्ता है, स्मृति क्या है? क्रिया है, ठीक। तो राम क्या करते हैं? बालक की स्मरण करते हैं। तो बालक में क्या है? द्वितीय है। तो ये बालक जो है बालकम को ना कह करके यहीं पर राम क्या कह दे? रामः, रामः बालकस्य, बालकस्य स्मरति, स्मरति, ठीक। रिकॉर्डिंग चल रही है। तो रामा बालकस्य स्मरति, ठीक। तो यहां पर देखिए बालकम की जगह बालकस्य हो गया, षष्ठी हो गई है, ठीक है ना। तो बोलना क्या चाहिए? रामा बालकम स्मरति। यह यहां पर कर्म कारक का प्रयोग करना चाहिए था बालकम बोल के, लेकिन यह कर्म की जगह षष्ठी बोल दिया, ठीक है ना। षष्ठी विभक्ति का यहां पर प्रयोग कर दिया, संबंध को बोल दिया। तो रामा बालकस्य स्मरति। तो बोलने की इच्छा इनकी क्या हो गई? षष्ठी बोलने की इच्छा हो गई। और बोलना क्या चाहिए था? बालकम बोलना चाहिए था। तो इन दोनों उदाहरण में विवक्षा जिसको कहा जाएगा, विवक्षा आपकी क्या हो गई? वक्ता की बोलने की इच्छा क्या हो गई? षष्ठी, ठीक। और अविवक्षा किसकी किया इसने? अविवक्षा कर्म की, ठीक है ना। बालकम की जगह इसने क्या बोल दिया? बालकस्य। तो कर्म की अविवक्षा, कर्म को नहीं बोला, और विवक्षा मतलब बोला किसको? षष्ठी को बोल दिया। तो यहां पर षष्ठी की विवक्षा हो गई और कर्म की अविवक्षा हो गई।
ये विवक्षा और अविवक्षा आप जानिए कि रामः बालकम स्मरति, तो रामः बालकस्य स्मरति, तो यहाँ बालकम में अविवक्षा हो गई और बालकस्य में विवक्षा हो गई। बालकम की जगह बालकस्य बोल दिया तो बोलने की इच्छा वक्ता की जो होती है वही विवक्षा होती है, तो न द्वितीय कह करके द्वितीय विभक्ति षष्ठी विभक्ति उसने बोल दिया। तो इस प्रकार से जो वक्ता बोलना चाहता है वही विवक्षा है, और जिसके स्थान पर बोला जहां पर वो क्या है, अविवक्षा है। तो कर्म के स्थान पर क्या बोला, यहां पर संबंध बोल दिया, द्वितीय के स्थान पर षष्ठी बोल दिया, तो ये आपकी जो षष्ठी हो गई तो विवक्षा हो गई, और द्वितीय जो थी अविवक्षा थी। अस्तु, यह भाग प्रथम था। अब अगले भाग में आपसे हम कारक में चर्चा करेंगे। कारक के जो अन्य विभाग है, अन्य विषय है, उन पे अब चर्चा होगी, प्रथमा द्वितीय तृतीय इस प्रकार से, और कारक का किस प्रकार से जो है यहाँ पर विभाजन किया गया है तो वह होगी। चलिए थोड़ा सा और अभी इसी में हम आपको थोड़ा चर्चा कर देते हैं 2 मिनट की। देखिए यहाँ पर कारक में 3 अधिकार चलते हैं। अधिकार आप जान लीजिए, 3 अधिकार चलते हैं। पहला नंबर कारके का अधिकार है, कारके का। दूसरा है अनभिहिते का, दूसरा किसका, अनभिहिते का। और तीसरा अधिकार है अनभिहिते, अनभिहिते। तीसरा है कर्म प्रवचनीय, कर्म प्रवचनीय का अधिकार। तो ये 3 अधिकार चलते हैं। 3 अधिकार के अंतर्गत संपूर्ण कारक आप पढ़ेंगे। तो अधिकार ये जानिए कि क्षेत्र, ठीक है ना, तो 3 जगह जो है कारक का संबंध देखा जाता है। वैसे तो कारक में जो है यहाँ पर ये कारके में जो है आपके 33 सूत्र संभावित है। अनभिहिते में 73 सूत्र आपको मिल जाएंगे, और यहाँ कर्म प्रवचनीय में लगभग 16 सूत्र मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से 33, 73 और 16 इन सभी सूत्रों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो पहला अधिकार जो है कारक का अधिकार है, तो इन 33 सूत्रों को हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे। आप जब इनमें कारक के अधिकार में पहला जो प्रकरण आता है तो आप प्रथमा से नहीं आरंभ करते हैं। यहाँ पर प्रथमा द्वितीय नहीं है, कारक बोलेंगे, कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारक, संप्रदान, अपादान, इस प्रकार से। तो वहां पर सबसे पहले अपादान कारक से आरंभ करते हैं, अपादान, ठीक है ना। ये पूरे व्याकरण का मूल क्या है, अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी में सबसे जो कारक में पहला प्रकरण है तो अपादान कारक की चर्चा है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि अष्टाध्यायी में सबसे पहले कारक के अधिकार में कौन सा कारक आया है, तो अपादान कारक आया है। अपादान के बाद फिर कौन सा है, संप्रदान, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला आपका अपादान कारक आया अष्टाध्यायी में। तो हम अपादान से आरंभ करेंगे चर्चा अपनी। तो अस्तु।